हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो रिमेडियल ग्रामर के लिए है और आज का टॉपिक है मस्ट एंड ought टू। मस्ट रूल नंबर 1, मस्ट एक्सप्रेसेस कंपल्शन और नेसेसिटी। अर्थात मस्ट कंपल्शन यानी बाध्यता और नेसेसिटी यानी आवश्यकता या अनिवार्यता को दर्शाता है। ought to does not express compulsion और necessity। ought to कंपल्शन और नेसेसिटी को नहीं एक्सप्रेस करता है या दर्शाता है, बट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। लेकिन ये शुड से स्ट्रांग होता है यानी कि फॉर्मल होता है। यू मस्ट कम टू ऑफिस एट 10 o'clock। इसका आंसर एग्जाम्पल है यू मस्ट कम मीन्स इट इज वेरी नेसेसरी and you have to come. You must come means it is very necessary for you to come office at 10 o'clock means it is your duty to come. तो यहाँ must जो है वह ड्यूटी को दिखाता है, लेकिन शुड ड्यूटी को नहीं ought to ड्यूटी को नहीं दिखाता है, ought to शुड की तरह काम करता है। You ought to come to office at 10 o'clock मतलब यह एक सामान्य है। You ought to come आपसे उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर कुछ आपका कुछ आगे पीछे हो जाता है तो वो एक तरह से मतलब इसको टॉलरेट किया जा सकता है। ये यहाँ पर है, ठीक है। एंड तो ये दिस इज द एग्जाम्पल। देन नोट, remember that after ought the infinitive comes with to। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए ought के बाद यह to आया है यानी to प्लस फर्स्ट फॉर्म आया है, यानी ought के बाद infinitive to come। ये infinitive है तो ये आता है। बट आफ्टर मस्ट the infinitive is used without to। लेकिन must के बाद उसको भी इन्फिनेटिव ही कहते हैं, लेकिन उसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। यानी मस्ट के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है, यानी कि मस्ट के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। एंड ought के बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव विद टू आता है, अर्थात ought के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। रूल टू मस्ट नॉट और मसंट और ought not oughtn't। Must conveys the sense of negative compulsion of or prohibition means that is emphatic no और restraint। मतलब उसमें बाध्यता है मस्ट जो है, जिस तरह से नेगेटिव कंपल्शन यानी नहीं होनी चाहिए कोई बात, उस अनिवार्यता रूप से दिखाता है। लेकिन ought to is similar to should in a sense। लेकिन ought to जो है वह should की तरह यूज किया जाता है, यानी should से काफी सिमिलर होता है सेंस में। ought to is similar to should in a sense, अर्थ में should के काफी सिमिलर होता है ought to। फॉर एग्जाम्पल यू मसंट जंप आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन मतलब ये आपके लिए नेसेसरी है, ये आपकी बाध्यता है। यू मसंट जंप, किसी भी तरह से आपको जंप नहीं करनी चाहिए। यहाँ अगर हम ought to कहेंगे इस सेंस में, यू मसंट के जगह पर अगर हम ought to कहेंगे या हम यू शुड नॉट कहेंगे, यू शुड नॉट जंप आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन कहेंगे, या यू ought नॉट टू जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन कहेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर पहले तो करना नहीं चाहिए, सेंस तो यही होगा कि करना नहीं चाहिए, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जंप आउट। लेकिन अगर कर लिया है तो चलो कोई बात नहीं, इस तरह का सेंस उसमें होता है। यानी कि हमारी तरफ से सलाह तो नहीं जंप करने की ही है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो चलो ठीक है, आगे से मत करना, इस तरह का सेंस होता है। लेकिन यू मसंट जंप का मतलब है कि करना ही नहीं चाहिए, जब भी करेंगे तभी आपको खतरा होगा। बेशक आपने अभी कूद गए, किसी समय कभी कोई कूदा है, जंप किया है, लेकिन उसको कुछ हुआ भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल माय एडवाइस इज मसंट जंप, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी जंप नहीं करना चाहिए। यानी इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता मस्ट में। एंड यू oughtn't टू जंप टू कंक्लूजन, यू oughtn't टू जंप टू कंक्लूजन, या यू ought नॉट टू जंप टू कंक्लूजन विदाउट लिसनिंग टू द होल टॉक। मतलब यहां पर यह है कि आपको जो है
पूरी बात सुने बगैर कंक्लूजन पर जंप नहीं करनी चाहिए। हालांकि फिर भी लोग कर लेते हैं, करते हैं। तो यहाँ मतलब आपके लिए कोई फास्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही नहीं चाहिए, आगे से पनिशमेंट दे देंगे, तो यहाँ ये नहीं है। लेकिन करना नहीं चाहिए, यानी कि सही रूल क्या है? सही रूल तो यही है कि सुन करके पूरी बात तभी करना चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आपकी हैबिट है, तो इसके नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। यानी इसमें मस्ट जैसी नेसेसिटी नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली आवश्यकता है। रूल 3, रूल 3 मस्ट ought। रूल 3 में मस्ट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ असम्पशन और लाइकलीहुड। असम्पशन का मतलब होता है हमने कोई मतलब कल्पना की है, और लाइकलीहुड भी मतलब हम जिसकी कोई कल्पना करते हैं कि संभावना तलाशते हैं कि ये चीज हो सकती है, तो हम तो एक मस्ट उस चीज को दर्शाता है। एंड ought to इज सिमिलर टू शुड, और ought to है वो सिमिलर टू शुड है। यानी यहां पर जो है मस्ट जो है वो लाइकलीहुड, यहां भी हम कह सकते हैं इन कंपल्शन। मस्ट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ कंपल्शन और लाइकलीहुड, यानी असम्पशन, और मैंने शायद कंपल्शन पढ़ दिया। मस्ट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ असम्पशन और लाइकलीहुड, यानी मस्ट जो है असम्पशन और लाइकलीहुड यानी कल्पना और संभावना के अर्थ को दर्शाता है। ought to इज सिमिलर टू शुड, और ought to शुड के काफी सिमिलर होता है यहाँ पर। हालांकि सिमिलर शुड से काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन मस्ट जैसा नहीं होता। मस्ट में नेसेसिटी और कंपल्शन होता है। तो यहाँ भी देखिए, अगर हम कहते हैं दिस बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर, इसका मतलब है कि मेरे पास ऐसे कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस से मैं समझता हूं कि यह पॉपुलर ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे पास ऐसे रीजंस है। अगर हम कहते हैं दिस बुक ought टू बी वेरी पॉपुलर, तो इसका मतलब है कि पॉपुलर होगी, शायद संभावना है पॉपुलर होगी, लेकिन ना हो तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। मतलब मैं इस पर क्लेम नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से मैंने पढ़ी देखी या लगती है मुझे, उस तरह से मेरा अनुमान है कि ये होगी, और अगर नहीं भी है तो होनी चाहिए इसको, मतलब तो लोगों को इसको पॉपुलर बनाना चाहिए। जैसे जब 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 कोई जब किसी में हमको कोई संभावना दिखाई देती है, जैसे योगी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो कई बार लोग कहते थे कि योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो मस्ट बी, योगी मस्ट बी, ought to be, इस तरह से लोग कहते थे। यानी उनकी भावना थी कि बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हमारे तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन बन जाए तो ठीक है। तो इस तरह से शुड और ought to का सेंस होता है, गैस होता है। लेकिन मस्ट का मतलब है कि होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से गैस लगाते हैं, होना चाहिए, और होगा सेंस इसका होता है होगा, होना चाहिए। लेकिन मस्ट में नेसेसिटी और कंपल्शन होता है, ought to में नेसेसिटी और कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन शुड की तुलना में थोड़ा सा फॉर्मल होता है, लेकिन फॉर्मल होने के बाद भी शुड के काफी नजदीक होता है। ये मीनिंग इसका समझना चाहिए। रूल 4 मस्ट और ought। अगेन यहां मस्ट का जो मीनिंग है, मस्ट, रूल 4 मस्ट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। मस्ट जो है ये बताता है कि यह आपका कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन मतलब, ऑब्लिगेशन यानी आप किसी चीज से, अब्लाइज से ऑब्लिगेशन है, यानी आप किसी से बंधे हुए हैं। आपने पहले कोई जैसे प्रॉमिस किया है या ऐसा कुछ है, तो उसको हम कहते हैं कि आप, ये ऑब्लिगेशन है आपका, यानी आप किसी चीज से बंधे हुए हैं, इसलिए ये आपका कर्तव्य है। एंड ought to इज सिमिलर टू शुड इन मीनिंग। लेकिन ought to क्या होता है, वो शुड के काफी सिमिलर होता है मीनिंग में। जैसे वी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी ये हम यहाँ जन्म लिया है इस कंट्री में, तो हम वी मस्ट लव, यानी कोई शुड वुड का नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप मक्कार हैं, सीधी सी बात है। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमको हमारे देश से प्यार करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं, ऐसा भाव नहीं दिखाते हैं, और हम छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं, या अमेरिका की तारीफ हम करते हैं और भारत की तारीफ नहीं करते हैं, तो हम सीधी सी बात है गद्दार हैं, बेशक कोई कहे या न कहे, लेकिन वही सेंस है। वी ought to learn at least 5 languages। दूसरा है
हमको एटलीस्ट 5 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। इसका मतलब है कि सीखो तो सीखो, ना सीखो तो कोई बात नहीं। सिर्फ ये एक विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आपका अपमान किया जाएगा। जैसे इंग्लिश के विषय में ये बहुत बार होता रहा है, बहुत लोगों को इंग्लिश के उसमें अपमानित किया गया है। ये बहुत गलत हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वही यहाँ पर है कि अगर किसी ने 5 लैंग्वेजेस नहीं आती हैं या सीखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपमान का पात्र बन गया। यानी इतना जरूरी था, जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन 4.5 पॉइंट, मेरे ख्याल से 6-7 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, तो हम कहते नहीं नहीं एटलीस्ट मस्ट बी 10। तो यानी कि 10 तो होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन खतरे में है। तो ऐसा नहीं है कि 5 अगर आपने नहीं की तो आपका जीवन खतरे में है, या आपकी नागरिकता खतरे में है, या आपका व्यापार या व्यवसाय या आपकी नौकरी खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी दूसरी तरह से भी आप अपना मतलब अपनी योग्यता दिखा सकते हैं। अगर कोई लर्न कर लेता है, सीख लेता है, 10 लैंग्वेजेस सीख लेता है, तो एक अलग बात है, वो उसकी योग्यता है। हम कहते हैं, हम गर्व कर सकते हैं कि वह 10 लैंग्वेजेस जानता है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है सबके लिए। तो ये डिफरेंस है मस्ट लव आवर कंट्री में एंड ओ टू लर्न एटलीस्ट 5 लैंग्वेजेस में। वी मस्ट बी काइंड टू द पोर, यहाँ पर जो हम ओ टू भी कह सकते हैं और मस्ट बी भी कह सकते हैं, लेकिन मस्ट बी ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गरीबों से मतलब प्यार नहीं करता है, उनके प्रति दयावान नहीं है, तो वह शैतान है। इसलिए वी मस्ट बी काइंड, ये हमारे लिए आवश्यक ही है, कंपल्शन है, नेसेसिटी है कि हमको होना ही चाहिए दयालु गरीबों के प्रति, उनकी हमको दया भावना उनके प्रति होनी ही चाहिए। रूल 5 मस्ट एंड ओट। यहाँ मस्ट और ओट का रूल 5 में क्या मीनिंग है देखिए। मस्ट कन्वेज द सेंस ऑफ एडवाइस और वार्निंग एज कंपल्सन और नेसेसिटी। मस्ट में हमेशा कंपल्सन और नेसेसिटी होता है। यू मस्ट ड्राइव कॉशियसली, आपको जो है बहुत ध्यान से सावधानी से करना चाहिए। नहीं करेंगे ड्राइव, ध्यान से नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। तो मस्ट कन्वेज द सेंस ऑफ एडवाइस और वार्निंग एज कंपल्शन और नेसेसिटी, but ought to conveys the sense of advice or warning in the sense of should। यहाँ ये भी एडवाइस और वार्निंग दिखाते हैं, लेकिन एक शुड की तरह। जैसे ठीक है, हमारी मतलब ये एक है, सलाह है, मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यू मस्ट ड्राइव कॉशियसली, तुम जो है कॉशियसली ड्राइव तुमको करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए मस्ट है, ठीक है। अगर हम कहते हैं यू ऑट टू ड्राइव स्लोली, लेकिन हम कह सकते हैं यू ऑट टू ड्राइव स्लोली, यानी बहुत सारे लोग हैं फास्ट चलाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू ऑट टू ड्राइव स्लोली। तो यहाँ पर यहाँ कंपल्शन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मतलब स्लोली, स्लोली एक ऐसा नहीं है कि मस्ट ड्राइव स्लोली, क्योंकि अगर हम सबके लिए मस्ट ड्राइव अगर हम कहने लगेंगे तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो हम जो सबसे ज्यादा स्लो चलाए उसको हमको प्राइज देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग अपना समझ से फास्ट भी चलाते हैं, हालांकि फास्ट का हम कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी तो यहाँ स्लोली का कहने का ही मतलब ये है कि चलाना तो स्लोली ही चाहिए और लिमिट में। स्लोली मतलब लिमिट में चलाना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार किसी व्हीकल को ओवरटेक करने में थोड़ा बहुत फास्ट हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं। तो इस सेंस में शुड होता है। यहाँ मस्ट का हमेशा कंपल्सन होता है। मस्ट ड्राइव कॉशियसली का सीधा सा मतलब है कि अगर कॉशन थोड़ी सी भी, आपने सड़क पर लिखा देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कॉशियसली यहाँ पर इतना मस्ट नीडी वर्ड है। तो मस्ट जो है लास्ट सोल्यूशन के लिए होता है, वहां कोई दूसरे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती। So you must drive cautiously. Number 2, you ought to drive slowly and you must avoid strong drinks. यहाँ भी हमने must लगाया है कि strong drinks से avoid करना चाहिए, लेकिन अगर हम कहते हैं you ought to avoid strong drinks, तो must में यहाँ कहते हैं कि strong drinks से तुमको बचना ही बचना चाहिए। यानी अगर आप मस्ट ड्रिंक से नहीं, अवॉइड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से को आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अनैतिक कार्य कर रहे हैं। मस्ट से तो ये है। अगर हम कहते हैं यू आर टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, इसका मतलब है कि अवॉइड करना चाहिए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स को,
इट इज योर, आई एडवाइज यू टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर ये आपकी इच्छा है, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। और हम आपको भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मॉरली कहीं भी आप रॉन्ग हैं, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। तो ये होता है शुड का और ought to का मीनिंग। मस्ट का मतलब है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं किसी न किसी तरह से। आप नैतिक रूप में गलत हैं, संवैधानिक रूप से गलत हैं, या इस सामाजिक रूप से गलत हैं, किसी न किसी तरह से गलत है मस्ट को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुड का मतलब ऐसा नहीं। हमने कहा यू शुड डू BA, तो आप आप BSc कर लीजिए, फिर अब आपका मन है। लेकिन यू शुड डू BA, आई एडवाइज यू टू डू BA, मेरा तो शुड का ये है। लेकिन अगर कहते हैं कि यू मस्ट डू BSc, इसका मतलब आपकी योग्यता जो है वो BSc के अकॉर्डिंग है, BSc ही करनी चाहिए। अगर आप BSc नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, ये मतलब हुआ। रूल 6, यू मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मस्ट हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तब उसका क्या मीनिंग होता है? दिस स्ट्रक्चर कन्वेज द आइडिया दैट अ सर्टन एक्शन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा आइडिया दिखाता है कि एक सर्टन एक्शन मस्ट हैव बीन, एक जो निश्चित कोई कार्य है वह पास्ट में ही कंप्लीट हो जाना था या हो जाना चाहिए था, यानी कि वह पास्ट में हो जा रहा होगा। इस तरह से आइडिया दैट सर्टन एक्शन मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में वह हो चुका होगा एक तरह का सर्टन अनुमान होता है। ही लेबर्ड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया था। ही मस्ट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, मतलब आई थिंक ही वुड हैव गॉट सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, या ही विल हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, यानी कि शायद वह उसको जरूर फर्स्ट डिवीजन उसको जरूर प्राप्त हुई होगी, मिली होगी। तो जरूर लगा करके तो ये मीनिंग होता है मस्ट हैव सिक्योर्ड का। ही स्टार्टेड वेरी अर्ली, वह बहुत जल्दी चला था घर से। ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जरूर एक आइडिया लगाते हैं। सर्टन आइडिया मतलब सर्टन गैस लगाते हैं, उसके लिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। 7 मस्ट बी या मस्ट हैव बीन ऑल्सो कन्वे द सेंस ऑफ सर्टनिटी, यानी मस्ट बी या मस्ट हैव से, बीन से भी अगर हम कोई स्ट्रक्चर से कहते हैं तो ये भी सेंस ऑफ सर्टनिटी दिखाते हैं, यानी कि ये भी ये दिखाते हैं कि कोई चीज जरूर हो गई होगी या होनी चाहिए। जैसे ही टॉक्स वेरी प्राउडली, यानी वह प्राउडली बात करता है या घमंड से बात करता है। ही मस्ट बी एन एरोगेंट पर्सन, यानी वह जरूरी कोई घमंडी व्यक्ति होगा, यानी हम आइडिया लगाते हैं। कहते तो सर्टनली है, होगा मतलब जरूर ही वह कोई घमंडी है, ऐसा हम इससे आइडिया लगाते हैं। पास्ट में कहते हैं ही स्पोक वेरी फ्लुएंटली, यानी वह बहुत ही फ्लुएंटली बोला था। ही मस्ट हैव बीन एन ऑरेटर, यानी वह जरूर ही कोई, ऑरेटर मीन्स जरूरी कोई वक्ता रहा होगा, यानी भाषण देने वाला व्यक्ति जरूरी वह कोई रहा होगा। तो यह ऑरेटर, यानी मस्ट हैव बीन पास्ट के लिए मस्ट हैव बीन लगाते हैं। एंड रहा होगा जब कहना हो, रहा होगा का मतलब है जरूर ही वह कोई ऑरेटर था, तो ये कहने के लिए हम मस्ट हैव बीन लगाते हैं। और होगा मतलब जरूर ही है, यानी प्रेजेंट में वह हमारे कहीं आसपास ही है, तो हम मस्ट बी लगाते हैं। यानी प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए या नजदीकी दिखाने के लिए हम जो है मस्ट बी लगाते हैं, और पास्ट दिखाने के लिए या दूरी दिखाने के लिए मस्ट हैव बीन लगाते हैं, पास्ट फॉर्म। नाउ रूल 8 इज ought to have। ought to have दिस एक्सप्रेशन लाइक शुड हैव, ये एक्सप्रेशन शुड हैव की तरह ही कन्वेज द सेंस, ये ऐसा सेंस को कन्वे करता है, बताता है दैट अ सर्टन एक्शन ought to have बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि कोई निश्चित एक्शन पास्ट में हो जाना चाहिए था, बट इट कुड नॉट बी, लेकिन यह हुआ नहीं। ऊपर वाला जो मस्ट हैव बीन है इसमें तो हम मस्ट हैव बीन ऑरेटर में कहते हैं जरूर ही होगा, लेकिन यहां कहते हैं होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जैसे ही ought to have appeared at the examination,
यानी उसको एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए था, यानी वह अपीयर हुआ नहीं। ही ought टू हैव टोल्ड द होल ट्रूथ, उसको जो है पूरी बात सच या पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, यानी अर्थात उसने बताई नहीं। नंबर 3, ही ought टू हैव कम आउट इन योर सपोर्ट, यानी तुम्हें उसके सपोर्ट में आ जाना चाहिए था, यानी कि तुम उसके सपोर्ट में आए नहीं। ये मस्ट और ought था। एंड अब इसके बाद नीड और नीडंट है। चलिए ये यहाँ पे सामने मेरे है, तो नीड और नीडंट को हम यहाँ पर इस टॉपिक को और लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। तो नीड डिनोटिंग नेसेसिटी रूल, या नीड नेसेसिटी को यानी आवश्यकता अनिवार्यता को बताता है। When need is used in the simple sense of necessity, it is used as an ordinary verb. जब need किस नेसेसिटी के अर्थ में इन द सिंपल सेंस ऑफ नेसेसिटी जब यूज होता है, इट इज यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, तब ये साधारण वर्ब की तरह यूज होता है। इन द प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में यह यूज होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर। इट in a third person singular it is needs, and in the past tense it is needed। फिर से सुनिए, when need is used in the simple sense of necessity, it is used as an ordinary verb, ये ordinary verb की तरह यूज होता है। that is मतलब इसका मतलब हुआ in the present tense third person singular it is needs, यानी कि ordinary verb की तरह यूज होता है का मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये नीड्स होता है, एंड ये पास्ट में नीडेड हो जाता है। जैसे आई नीड अ पेन, यू या दे नीड अ पेन, यानी कि उनको पेन की आवश्यकता है। ही नीड्स अ पेन, यानी उसको पेन की आवश्यकता है, यानी ही नीड्स, ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गए। देखिए आई नीड में नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑर्डिनरी वर्ब, यू दे नीड अ पेन, यहाँ नीड ऑर्डिनरी वर्ब, ही नीड्स अ पेन, यहाँ पर नीड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑर्डिनरी वर्ब, ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। नंबर 4, आई यू ही दे नीडेड अ पेन, ये पास्ट में हो गया। आई नीडेड अ पेन, यू नीडेड अ पेन, ही नीडेड अ पेन, दे नीडेड अ पेन, यानी इन सब का मतलब है कि इन सबको पेन की आवश्यकता थी। एंड देन इज आई डोंट नीड अ पेन, आई डोंट नीड अ पेन, ये हो गया नेगेटिव इसका, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई नीड अ पेन, तो आई डोंट नीड अ पेन ये इसका हो गया। 6 हो गया शी डजंट नीड अ पेन, और सिंगुलर में चूंकि शी के साथ नीड्स आता है तो शी डजंट नीड अ पेन, इसका नेगेटिव हो गया। नीड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड की भूमिका क्या है? इन नेगेटिव सेंटेंसेस वेयर इन नीड इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ड नॉट, यानी जहां जहां नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड के साथ नॉट आता है, नेवर या नन आता है, और अ सेमी नेगेटिव वर्ड स्केर्सली हार्डली आते हैं, वी यूज नीड नॉट, वी यूज नीड नॉट नीड्स। वहां पर हम नीड्स नहीं यूज करते, इसको हम नीड की तरह यूज करते हैं। इवन विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन द प्रेजेंट टेंस, यानी वहां हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी नीड ही यूज करते हैं, नीड्स नहीं करते। एंड आफ्टर दैट कम्स द इन्फिनेटिव विदाउट टू, और उसके बाद भी इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम नीड के साथ कोई नॉट आने लगता है, नीड के साथ नॉट आने लगे, नेवर आने लगे, नन आने लगे, या फिर स्केर्सली आ जाए नीड के साथ, या फिर हार्डली आ जाए नीड के साथ, इनको हम सेमी नेगेटिव वर्ड कहते हैं। तो अगर ये आ जाए, या नॉट आ जाए, या नेवर आ जाए, या नन आ जाए नीड के साथ, तो फिर नीड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, हम इसके साथ टू वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो नीड है इन सभी सेंटेंसेस में, ऊपर जो नीड थी यहाँ मेन वर्ब की तरह, जैसे ही इज गोइंग, ही गोज,
गोज के इक्वल यहाँ नीड, इसमें ऑर्डिनरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नीड अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई यहाँ पर। जैसे कैन कुड में माइट यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये नीड ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, सेमी ऑक्सिलरी यानी आधी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। यहाँ फुल ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं हुई, लेकिन आधी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ हो गई। ठीक है, ये फुल ऑक्सिलरी क्यों नहीं है? फुल ऑक्सिलरी जैसे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन गो कुड नॉट गो, है ना, लेकिन नीड का नीडेड नॉट ऐसे नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम हाफ ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ही नीड नॉट, अब ये हाफ ऑक्सिलरी यानी सेमी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, तो इसलिए यहाँ नीड नॉट यूज होता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी कि टू वगैरह नहीं आता है। ही नीड नॉट फियर मी, और ये मॉडल ऑक्सिलरी जब वर्ब हो जाती है और ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसके साथ ये नेगेटिव वर्ड आते हैं, तो ये नो, नॉट, नेवर, नन, स्केर्सली, हार्डली, ये वर्ड्स इसके साथ यूजुअली आते हैं। ही नीड नॉट फियर मी, अब यह नीड्स नॉट नहीं होगा, नीड नॉट फियर मी होगा, चाहे वो ही के साथ हो नीड या शी के साथ, किसी के भी साथ हो, ही नीड नॉट फियर मी हो जाएगा, यानी उसे मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नेवर फियर मी, उसे मुझसे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड हार्डली टेक माई हेल्प, यानी उसे बहुत मुश्किल से मेरी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी ना के बराबर पड़ती है। ही नीड स्केर्सली डिमांड एनी मोर हेल्प, यानी वह कोई भी हेल्प बहुत मुश्किल से, ही नीड स्केर्सली डिमांड, वह बहुत मुश्किल से मेरी हेल्प को मांगता है। दिस इज, अब इसके बाद है नीड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब नीड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तब देखिए क्या, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द नीड ऑल्सो वी यूज ओनली नीड। ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो नीड से ही स्टार्ट होते हैं, तो उन सेंटेंसेस में भी हम एस वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो बिना एस के ही इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ मतलब नीड्स नहीं लगाते हैं। इवन विद थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ भी। एंड देन वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू, और उसके बाद विदाउट टू यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जैसे नीडी गो देयर, तो यहाँ मतलब ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब की तरह होती तब होता डज ही नीड टू गो देयर, तब तो ये ऐसे होता, लेकिन चूंकि ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ, तो इसलिए नीड को ही सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है और कहा है नीड ही गो देयर। नीड ही गो देयर मीन्स क्या उसको वहां जाने की जरूरत है। नीड ही ट्राई अगेन, यानी क्या उसको दोबारा से ट्राई करने की जरूरत है। तो दिस इज, एंड रूल 4 नीड in do interrogative, in interrogative sentences beginning with do, does, did, we use the infinitive with to, यानी जब ये नीड वाले सेंटेंसेस डू यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद डू, डज, डिड से अगर ये स्टार्ट होने लगे, तो नीड के बाद हम फिर से टू लगाने लगते हैं। यानी यहां हम नहीं लगा रहे थे, यहाँ पर जहां कर्सर है अभी वहां नहीं लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डू डज लगा रहे हैं। तो डू डज लगा रहे हैं तो नीड के बाद क्या आ गया, टू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर नीड फुल वर्ब है, यानी यहाँ नीड एक ऑर्डिनरी मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो डू आई नीड टू गो विद हिम, यानी क्या मुझे उसके साथ जाने की जरूरत है। अब इसका मीनिंग ये हो गया। डज ही नीड टू गो विद यू, क्या उसे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत है। डिड यू नीड टू बिहेव लाइक दिस, यानी क्या तुमको इस तरह का व्यवहार करने की आवश्यकता थी। तो दिस इज डिड यू नीड टू बिहेव लाइक दिस हो गया। एंड देन इज रूल 5। रूल 5 में क्या है, नीडेंट। नीडेंट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ नॉट बाइंडिंग, मतलब नॉट बाइंडिंग मतलब कोई चीज किसी चीज के होने की आवश्यकता नहीं थी, बंधे हुए नहीं है, इसी तरह का मीनिंग नीडेंट देता है। वी यूज नीडेंट बोथ विद सिंगुलर एंड प्लूरल। हम नीडेंट भी, जैसे अभी हमने नीड हाफ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया था, यानी जैसे नीड नॉट है तो नीड नॉट को यहाँ नीडेंट लिख दिया गया है, बस इतनी सी बात है।
एंड बाकी सब कुछ सेम होता है। यू नीडेंट वर्क हार्ड मीन्स यू नीड नॉट वर्क हार्ड, वर्क सो हार्ड कोई यू नीडेंट वर्क सो हार्ड लिखा है, मीनिंग वही है कि तुमको इतना कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ही नीडेंट गो देयर यानी उसको इतनी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। एक तो यह है कि यहाँ नीड नॉट को नीडेंट लिख दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है यह। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है और इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तब यहाँ फिर से देख लीजिए नीड्स नॉट या नीड्संट नहीं है, ही नीडेंट ही है। तो यहाँ एस ऐसी स्थिति में लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम ये सीख रहे हैं कि नीड दो तरह से यूज होती है, एक तो मेन वर्ब के रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होती है। ऑर्डिनरी वर्ब और मेन वर्ब में एक ही फॉर्म को दो तरह से रेफर कर रहा हूं। दूसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दूसरा प्रकार है नीड का। तो जब दूसरा प्रकार है, जब ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती है और इसके साथ नॉट या नन या नेवर इस तरह के स्केर्सली हार्डली जैसे शब्द आते हैं, तब इनके साथ एस और यस यानी कि तब इसकी जो भूमिका है वह एस और यस वाली यानी मेन वर्ब वाली खत्म हो जाती है और ये हाफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है, इसलिए इनके साथ एस और यस नहीं लगता है। दिस इज द मीनिंग और सेंस हियर। दे नीडेंट गो देयर यानी उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये इसका मीनिंग यहां पर है। एंड देन इज नीडेंट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसमें ये दर्शाता है दिस कंस्ट्रक्शन मीन्स दैट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट वॉज आइदर नॉट नेसेसरी और नॉट प्रॉपर। यह दिखाता है, ये कंस्ट्रक्शन ये दिखाता है कि कोई एक्शन जो पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था, वॉज आइदर नॉट नेसेसरी या तो उस काम के होने की आवश्यकता नहीं थी, और नॉट प्रॉपर या फिर वो ठीक से हुआ नहीं, प्रॉपर नहीं हुआ, राइट वे में नहीं हुआ। ही नीडेंट हैव गॉन देयर यानी अननेसेसरी यानी कि उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। ही नीडेंट हैव गॉन देयर यानी जाकर उसने सही नहीं किया। ही नीडेंट हैव बिहेव्ड लाइक दिस यानी उसको इस तरह से व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी। ही नीडेंट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, उसको इस तरह से व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि उसने जो किया वो क्या था, उसका इम्प्रॉपर था, सही नहीं था। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेयर, डेयर और डेयंट, इस तरह से डेयर डेयंट अगला टॉपिक है। तो इसको अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो लेंथी हो रहा है एंड 32 मिनट 16 सेकंड्स का हो चुका है। सो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।